एक आदमी बिना आर्मी के ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कैसे कर सकता है? एक 915 में जब गांधी इंडिया वापस आए, फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ एलीट लीडर्स तक लिमिटेड था। पर गांधी ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें आम लोग मूवमेंट का पार्ट बन गए। चंपारण से स्टार्ट हुआ एक्सपेरिमेंट, फिर अहमदाबाद स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह और फाइनली एक ऐसा स्टेप जिसमें पूरा देश हिल गया, साल्ट मार्च। सबसे शॉकिंग बात यह है, गांधी ने अपना ही मूवमेंट एक इंसिडेंट के बाद तुरंत रोक दिया। क्यों? इस गहरे विश्लेषण में आज का टॉपिक है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलन और उनकी स्ट्रैटेजीज। तो आज की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि कैसे 20 साल तक साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक वकील 1915 में इंडिया वापस आता है और देखते ही देखते पूरे देश को एकजुट कर देता है। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि गांधी जी के आने से पहले आंदोलन सिर्फ अपर और मिडिल क्लास तक सीमित थे। हाँ, वो ड्राइंग रूम डिस्कशंस और पिटिशंस तक ही लिमिटेड था। एग्जैक्टली। आम आदमी का इससे ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे आम आदमी यानी मासेस तक पहुंचाया। उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह के एक्सपेरिमेंट्स को इंडिया की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बहुत ही ब्रिलियंटली अडेप्ट किया। और ये एडेप्टेशन समझने के लिए हम उनके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स से शुरू करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही आसान मेमोरी ट्रिक यानी मेमोनिक दिया गया है, CAKE यानी चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये सीए के स्ट्रैटेजी 1917 से 1918 के बीच उनके फाउंडेशन स्टेप्स थे। तो सी से शुरू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था। हाँ, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वो बिहार गए थे। वहाँ हालत बहुत खराब थे। बिल्कुल, वहाँ यूरोपियन प्लांटर्स ने किसानों पर टिन काठिया सिस्टम थोपा हुआ था। इसका मतलब था कि लैंड के 3/20 हिस्से पर इंडिगो यानी नील की खेती करना कंपल्सरी था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांधी जी ने वहां जाकर कोई हिंसा नहीं की। उन्होंने शांति से डिटेल्स रिकॉर्ड की, अरेस्ट होने का रिस्क उठाया और आखिर में उस सिस्टम को अबॉलिश करवाया। साथ ही 25% कॉम्पेंसेशन भी किसानों को वापस दिलवाया और इसी दौरान उन्हें रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और आम लोगों द्वारा बापू का टाइटल मिला। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1918 का ये इंसिडेंट। यहां मुद्दा प्लेग बोनस का था, जिसे ओनर्स वापस ले रहे थे, जबकि वर्कर्स 50% वेज हाइक चाहते थे। यहाँ पर बात रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक का यूज किया। सही का। अनुसुईया साराभाई के बुलाने पर उन्होंने इंटरफियर किया और उनकी पीसफुल प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने वर्कर्स को 35% वेज हाइक दिलवाया। ये डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। फिर आते हैं के पर खेड़ा सत्याग्रह, सेम साल 1918 में। ये इंडिया में उनका पहला नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन था। मुद्दा ये था कि सूखे की वजह से फसल खराब हो गई थी, पर ब्रिटिश सरकार टैक्स माफ नहीं कर रही थी। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के अंडर आंदोलन को ग्राउंड लेवल पर लीड किया। किसानों ने मिलकर टैक्स देने से मना कर दिया, जिसने एक नई तरह की यूनिटी और कोऑपरेशन की शक्ति दिखाई। तो इन सीए के मूवमेंट से उन्होंने नेशनल स्टेज के लिए अपना बेस सेट कर लिया था। फिर स्केल और बड़ा होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसमें बिना ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। और फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसने देश का गुस्सा एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। साथ ही उसी वक्त टर्की के सुल्तान, जिन्हें खलीफा माना जाता था, उनके सपोर्ट में अली ब्रदर्स द्वारा खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो गांधी जी ने इस मौके को सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एक बड़े आंदोलन के रूप में देखा। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। और इसी फाउंडेशन पर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, जिसका मेन एम स्वराज था। इसमें एग्जीक्यूशन बहुत सिस्टमैटिक था। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, लॉयर्स ने कोर्ट का बॉयकॉट किया और फॉरेन क्लॉथ की जगह खादी अपनाई गई। खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक नेशनल सिंबल बन गया। लेकिन आंदोलन जब अपने पीक पर था, तभी 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई। एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन अचानक रोक दिया। ये बाकी लीडर्स के लिए काफी शॉकिंग था। पर उनका मानना था कि लक्ष्य जितना जरूरी है, उस तक पहुंचने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। अगर वायलेंस फाउंडेशन में आ जाता तो आगे की आजादी का स्वरूप ही बदल जाता। वो डिसिप्लिन वाकई कमाल का था। खैर, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव वर्क का फेज आया।
फिर आता है 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फेमस दांडी मार्च। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य ऑफिशियली रखा गया था। फिर 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। साबरमती से दांडी तक 240 माइल्स का सफर 78 वॉलंटियर्स के साथ। तो यहाँ एक सवाल है, इस सब का आखिर मतलब क्या है? आखिर नमक ही क्यों? क्योंकि नमक अमीर और गरीब दोनों की बेसिक जरूरत थी। उस पर टैक्स लगाना सीधा आम आदमी पर हमला था। नमक कानून तोड़ना सिर्फ टैक्स का विरोध नहीं था, बल्कि ब्रिटिश अथॉरिटी को सीधी चुनौती थी। और इस मार्च में सस्पेंस और ड्रामा दोनों थे। मीडिया कवरेज भी हो रही थी। औरतों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा इस मूवमेंट में। बिल्कुल। लोगों में लॉज तोड़ने के बाद बिना हिंसा किए शांति से अरेस्ट एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था इंडियन मासेस में। सही कहा। अब आते हैं 1932 के एक बहुत ही क्रिटिकल फेज पर, द पूना पैक्ट। ये एक बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश था। हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कॉमनल अवार्ड अनाउंस किया था। इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव था। यहाँ पर सोर्सेस को देखते हुए बिना किसी साइड लिए दोनों लीडर्स के पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के समर्थन में थे ताकि ऑप्रेस्ड क्लासेस को पॉलिटिकल पावर और प्रोटेक्शन मिल सके। उनका पूरा फोकस राइट्स और एम्पावरमेंट पर था। वहीं गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। उनका फोकस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर था कि समाज खुद अनटचेबिलिटी को खत्म करे। और इसके खिलाफ गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि इतना बड़ा डेडलॉक तोड़ा कैसे गया। अंत में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ। एक छोटा सा ट्रिविया ये भी है कि गांधी जी जेल में थे, इसलिए उनकी तरफ से मदन मोहन मलाविया ने साइन किया था। हाँ, और इसमें कॉम्प्रोमाइज ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स ही होंगे, समाज बटेगा नहीं। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड सीट्स 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, यानी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया। ये हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं आजादी की आखिरी बड़ी लड़ाई की तरफ। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यहाँ गांधी जी ने अपना फेमस नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। पर इस बार ब्रिटिश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। ऑलमोस्ट सारे बड़े लीडर्स रातों रात अरेस्ट हो गए थे। पर आम जनता पीछे नहीं हटी। जैसे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे अंडरग्राउंड आंदोलन लीड करने के लिए, और अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। ये डिसेंट्रलाइज्ड रेजिस्टेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। आम जनता ने आंदोलन को जिंदा रखा जब कोई टॉप लीडरशिप मौजूद नहीं थी। वाकई बहुत इंस्पायरिंग था। अब मूवमेंट से थोड़ा हटकर उनकी लिटरेरी लेगेसी पर आते हैं, उनकी बुक्स और फिलॉसफी। क्रोनोलॉजिकली देखें तो सबसे पहले 1919 में गुजराती में उन्होंने हिंद स्वराज लिखी। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का काफी बड़ा क्रिटिक थी। फिर 1927 से 1929 के बीच उनकी ऑटोबायोग्राफी आई, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और फिर सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। एक और इम्पॉर्टेंट बुक थी 1941 में, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने नेशन बिल्डिंग पर फोकस किया। उनका सर्वोदया का कॉन्सेप्ट जॉन रस्किन की वर्क से इंस्पायर्ड था, जिसका मतलब था सबका विकास। हाँ, प्रोग्रेस फॉर ऑल। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी हैं जो सोर्सेज में मिले हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में उन्हें पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहा था। और दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स भी थे, जैसे चर्चिल, जिन्होंने उन्हें हाफ नेकेड फकीर कहा था। आयरोनी ये है कि गांधी जी पेशे से एक लॉयर थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई यूके से ही की थी, और वही सिस्टम की समझ उन्होंने उनके खिलाफ यूज की। तो अब अगर इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें, इस गहरे अध्ययन से यह समझ आता है कि गांधी जी की स्ट्रैटेजी सिर्फ प्रोटेस्ट करने की नहीं थी, बल्कि मास मोबिलाइजेशन और पेशेंस की एक सिस्टमैटिक प्लानिंग थी।